हेलो एवरीवन, मैं रविशंकर दोहलिया विश्वास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं आगे मैसूर राज्य के ऊपर आपको एक वीडियो आर्टिकल उपलब्ध करवाऊंगा, तो हम लोग उसी पर आज चर्चा करने के लिए जो है आए हैं ऑनलाइन लेक्चर लेकर के आपके पास। ये समय जो है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद का है। 1700 ईस्वी के आसपास 1707 के बाद जब से औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब से बहुत सारे देशी राजा महाराजाओं को और बहुत सारी जगह पर अलग अलग ये महसूस होने लगा था कि अब मुगलों के पतन का प्रारंभ हो गया है। मुगलों का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया है। अब मुगल जो है वो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, उनकी शक्ति कमजोर होती जा रही है। यही वो दौर था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साम्राज्यों का उदय हो रहा है, और ऐसे ही उदय हो रहा है दक्षिण भारत में मैसूर राज्य का। मैसूर राज्य की अगर हम बात करें तो मैसूर राज्य का उदय तो बहुत पहले से ही हो चुका था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जिन कुछ राज्यों का उदय हुआ, उन्हीं राज्यों में मैसूर राज्य भी था। राज्य की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी रही कि विजयनगर का साम्राज्य जब 1565 में तालीकोटा के युद्ध में समाप्त हुआ, तालीकोटा का जो युद्ध था उसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ 1565 में, तो वहां से जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर एक नए राज्य का उदय होता है। उस राज्य को हम मैसूर राज्य के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी में मैसूर राज्य में नंजराज और देवराज नाम के दो मंत्री हुए। ये दो मंत्रियों ने चिक्का कृष्ण राज को कठपुतली शासक बना दिया। ये मंत्री बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और वहां का जो राजा था चिक्का कृष्ण राज, वो थोड़ा कमजोर हो गया था। इन्हीं मंत्रियों में से एक मंत्री था नंजराज। इस नंजराज की सेना में एक सेनापति आता है, एक छोटे से अधिकारी के रूप में। इसका नाम है हैदर अली। क्या नाम है? हैदर अली। ये हैदर अली अपनी योग्यता के दम पर 17वीं शताब्दी में मैसूर राज्य का स्वामी बन जाता है ना। ये आप पूरा यहाँ पर मैप देखेंगे तो इस मैप में आपको दिखाई देगा दौलताबाद है, बहमनी साम्राज्य है, ये आपका बीजापुर है, और ये यहाँ पर है विजयनगर। इसी विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद मैसूर का उदय होता है। मैसूर नामक राज्य जो है वो उत्पन्न होता है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स अपने जरूर तैयार करें, और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे विश्वास एकेडमी के एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, विश्वास एकेडमी रतलाम के नाम से, आप वहां जाकर के सर्च करें। विश्वास एकेडमी नाम से जो एप्लीकेशन है आप उसको सर्च करके डाउनलोड करें। वहां पर आपको सेक्शन में पीडीएफ इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हैदर अली। हम लोग पूरे के पूरे मैसूर साम्राज्य में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, उस मैसूर साम्राज्य को पढ़ते समय हम लोग दो शासकों पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। एक हैदर अली पर और एक इसका बेटा टीपू सुल्तान। ये दोनों ही भारत के इतिहास के, यूँ कहूँगा कि बहुत ही योग्य शासक माने जाते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों के बारे में हम लोग पूरी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी ऑब्वियसली उनको भी हम लोग कवर करेंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी हम कवर करेंगे पूरा। होता क्या है कि किसी भी पुरुष का भाग्य कब उदित हो जाएगा, कब उसको एक ऐसा अवसर मिल जाएगा कि जिससे वो रंक से राजा बन जाए, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। और ऐसा ही एक अवसर एक निहायती गरीब परिवार में पैदा हुए एक बालक हैदर अली को मिला जब वो नंजराज की सेना में भर्ती हुआ। नंजराज की सेना में भर्ती होने के बाद धीरे धीरे उसको इन चीज़ों का एहसास होता गया कि प्रशासन कैसे चलाना है, सेना को कैसे संभालना है, और धीरे धीरे करके उसने खुद की एक सेना डेवलप कर ली और मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठा। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझेंगे। 1721 में मैसूर के कोलार जिले में एक आम परिवार में इनका जन्म होता है। एक निहायती गरीब परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के किले में एक साधारण अधिकारी हुआ करते थे, और ये खुद भी एक छोटे से अधिकारी के रूप में ही नंजराज की सेना में भर्ती हुआ था। लेकिन योग्यता थी, क्षमता थी, युद्ध कौशल था, रण कौशल था, और इसी युद्ध कौशल और रण कौशल के बलबूते पर ये एक बड़े अधिकारी बन गए। 1770
1755 में नंजराज ने हैदर अली से प्रभावित होकर के, इनकी कैपेबिलिटी से प्रभावित होकर के इनको डिंडीगुल किले का फौजदार नियुक्त कर दिया। अब हुआ क्या कि डिंडीगुल किले का जब ये फौजदार बने तो उस छोटी सी फौज को लेकर के अगल बगल के इलाकों में जाने लगे और लूटपाट करके धन एकत्रित करने लगे और उस धन का प्रयोग अपनी सेना का विस्तार करने के लिए करने लगे। डिंडीगुल किले के किलेदार बने हैदर अली धीरे धीरे करके एक आधुनिक शस्त्रागार को जो है डेवलप कर लेते हैं। हैदर अली की दूरदर्शिता, राजनीतिक दूरदर्शिता बहुत अधिक थी। वो पहले से ही समझ लेता था कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक आधुनिक शस्त्रागार की आवश्यकता को उसने बहुत ज़्यादा महसूस किया और अत्याधुनिक जो है उस समय के हिसाब से जो भी आधुनिक अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे उनको जो है डेवलप करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यूँ कहूँगा इनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उन्हें भारत में रॉकेट का जन्मदाता कहा जाता है। वो रॉकेट का इस्तेमाल करते थे विरोधी सेनाओं के ऊपर ब्लास्ट करने के लिए। तो बड़ा आधुनिक साइंस का प्रयोग करते थे ये लोग। आसपास के क्षेत्रों को लूटना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ती गई और हुआ क्या कि 1761 में इन्होंने मैसूर की सत्ता से नंजराज को हटा दिया और स्वयं वहाँ के राजा बन गए। 1763 में इन्होंने बैडमोर पर कब्जा कर लिया और श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई। आप श्रीरंगपट्टनम को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी श्रीरंगपट्टनम के किले में टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 1799 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह श्रीरंगपट्टनम, कोलार, डिंडीगुल का किला आपको मैप पर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये पूरा इलाका है। राजधानी बना ली। 1764 में पेशवा माधवराव ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इनकी हार हो गई थी उस युद्ध में और इन्हें गुंटी तथा सवानूर का क्षेत्र मराठाओं को देना पड़ा था। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है तो वो इलाका मराठाओं को देना पड़ा था इनको। 1782 में हैदर अली ने की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, कैसी, वो विस्तार से अपन उस पर चर्चा करेंगे। हैदर अली ने मैसूर की चामुंडेश्वरी मंदिर देवी जो मंदिर है उसके लिए दान दिया था। उस मंदिर का निर्माण के लिए वहाँ पर दान दिया था उन्होंने। हैदर अली ने सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए थे जिस पर शिव पार्वती और विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई थी। ये दोनों एडिशनल फैक्ट हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लें। तो ये एक बार इसको पॉज करके आप पूरा इसको लिख लें, एक व्यवस्थित तरीके से इसको बना लें आप, ताकि आपके एग्जाम के हिसाब से आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं। वीडियो को यहीं पॉज कर दें और इनको पूरे को लिख लें व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैदर अली की मैंने बताया सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है और अब बनते हैं टीपू सुल्तान। 1782 से लेकर के 1799 तक ये शासन करते हैं। मैंने आपको बताया था 1799 में श्रीरंगपट्टनम में अपने किले की रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान जो है वो एक बहुत ही लिबरल किस्म का व्यक्ति है। सांप्रदायिक लोग इसे सीधा साधा दैत्य बोलते हैं। टीपू सुल्तान नई रीति चलाने वाला एक अशांत आत्मा है। इतिहासकारों ने ऐसा कहा है उसके विषय में कि नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। टीपू सुल्तान अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता में, योग्यता में अपने पिता के समतुल्य था। पिता से बिल्कुल भी 19 नहीं बैठता था, बल्कि उनसे आगे ही था वो टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू का नाम आपने सुना भी होगा। ये एक ऐसा शासक है जो स्वयं को नागरिक टीपू कहता है, एक प्रकार के लोकतंत्र में भी विश्वास रखता है, ठीक है। तो टीपू फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था। वहाँ पे जैकोबिन नाम का एक क्लब होता है, या यूँ कहूँगा कि जो अभिजात वर्ग है, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनका एक क्लब होता है जो लोग बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें चलनी चाहिए। ऐसे करके जैकोबिन क्लब वहाँ पे बना हुआ था। तो टीपू सुल्तान को भी वहाँ पर बनाया था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मित्रता के लिए एक पेड़ लगाया था, फ्रांस मैसूर मित्रता को संबोधित करते हुए। इसकी फ्रांस के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी, है ना। उसने 1797 में भारत में भी जैकोबिन क्लब स्थापित किया था। ये फैक्ट आप लोग बिल्कुल जरूर याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब फ्रांस में अभिजात लोगों का क्लब होता है, जो लोग डिसीजन लेते समय जो है शासन प्रशासन बातचीत करते हैं। और भारत में 1797 में जैकोबिन क्लब टीपू सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। टीपू स्वयं को नागरिक टीपू कहता था, मैं आपको बता चुका हूँ। 1796 में टीपू सुल्तान ने नौसेना का गठन किया।
नौसेना का गठन तो शिवाजी के दौरान भी समय में भी किया गया था। शिवाजी शायद वो उससे पहले शासकों में से होंगे जिन्होंने नौसेना का गठन किया था। इन्होंने भी किया 1796 के आसपास, लेकिन नौसेना का कभी ये इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि इनकी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था। टीपू विज्ञान तकनीक का संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। आज भी आपको बता दूं कि टीपू के द्वारा जो रॉकेट जिनका इस्तेमाल किया गया था वो लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में रखे गए हैं। अभी भी आप लोग चाहें तो नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि टीपू के द्वारा कैसे रॉकेट बनाए गए थे। इन रॉकेट का इस्तेमाल वो युद्ध में करता था विरोधियों के ऊपर। विरोधियों को मारने के लिए उसमें बारूद भर देता था और रॉकेट छोड़ देता था, उनके ऊपर ब्लास्ट हो जाता था वहाँ जा करके। तो टीपू ने रॉकेट साइंस का जो है या रॉकेट का बेसिक आइडिया जो है वो टीपू सुल्तान से ही मिला है दुनिया भारत को। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान डेथ हो जाती है उनकी। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ तक आपने समझा। चीज़ें देखेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने आपको बताया टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, देखिए मैसूर राज्य के उदय के समय ही अंग्रेज भारत में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुके थे। मैसूर राज्य का उदय हो रहा है, मैंने आपको बताया 1761 में हैदर अली बन रहे हैं और 1764 में अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत रहे हैं। तो अंग्रेज भी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत रहे हैं 1757 में। तो अंग्रेजों की जो प्रारंभिक 2 विजय हैं वो उनको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस दे देती हैं और अंग्रेज जो है अब किसी पर भी अटैक करने में सक्षम हो रहे हैं, किसी पे भी अटैक करने के लिए जो है वो अग्रसर हो सकते हैं। तो मैसूर राज्य के उदय के समय अंग्रेज भारत में राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। 1757 के प्लासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध की विजय के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी समय अंग्रेजों ने तमाम देशी राज्यों के साथ संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था और मैसूर भी उनमें से एक था। अंग्रेजों की ऐसी मानसिकता थी कि भारतीयों को हटा करके वो स्वयं का राज्य स्थापित करना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने तमाम युद्ध लड़े और मैसूर भी उनमें से एक था। मैसूर के साथ भी युद्ध हुए। ठीक है, अब जरा देखते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। मैसूर राज्य आपको मैप में दिखाई दे रहा है। मैंगलोर दिखाई दे रहा है, माहे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मद्रास दिखाई दे रहा है, पांडिचेरी दिखाई दे रहा है, ऊपर आपका हैदराबाद है, ये पेशवा है, यहाँ पर ये पेशवा है। ठीक है, नीचे ट्रावणकोर रियासत है, ट्रावणकोर। ठीक है, ट्रावणकोर रियासत और ये सारी चीज़ें। तो हो क्या रहा है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच लड़ा जा रहा है। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए मराठों तथा निजामों से संधि कर ली। मराठा यानी कि ये और निजाम यानी कि ये। तो भाई हैदराबाद, मराठा और मैसूर, ये तीनों लोग मिलकर के लड़ाई कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। 1767 में तिरुवन्नमलाई संगम का युद्ध हुआ और इस तिरुवन्नमलाई संगम के युद्ध में हैदर अली, मराठा तथा निजाम संयुक्त रूप से अंग्रेजों से लड़े। संयुक्त सेनाएं जो है अंग्रेजों से लड़ रही हैं। इस युद्ध में हैदर अली की हार होती है। इसके पश्चात निजाम जो है वो अंग्रेजों से मिल जाते हैं। निजामों को ऐसा लगता है कि वी आर नॉट सेफ हियर, भाई हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, और इसी कारण निजाम चले जाते हैं अंग्रेजों के साथ। अब अंग्रेजों के साथ निजाम तो चले गए, अब मराठा और हैदर अली ये मिल करके लड़ाई कर रहे हैं। हैदर अली को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर के मैंगलोर पर आक्रमण कर देता है। कहाँ आक्रमण कर देता है? मैंगलोर पर। तो मैंगलोर पर जब आक्रमण कर देता है और मैंगलोर को जीत भी लेता है। अब इस मैंगलोर को बचाने के लिए बॉम्बे से सेनाएं आएंगी। कहाँ से सेनाएं आएंगी? बॉम्बे से। 2 अलग अलग सेनाएं आ रही, एक मद्रास से आ रही है और एक बॉम्बे से आ रही। ठीक है, तो भाई इसको तो जीत ही लेता है, सेनाएं जो आती हैं उनको भी हरा देता है और अंततः विवश होकर के 4 अप्रैल 1769 को इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और इस युद्ध को समाप्त करते समय एक संधि की जाती है, मद्रास की संधि। अब हम इसको जरा मद्रास की संधि समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए 4 अप्रैल 1769 को मराठा, हैदर अली और अंग्रेज के मध्य यह संधि होती है।
आपकी मद्रास की संधि। इस संधि में हुआ क्या कि साहब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मतलब कि जितना कुछ भी लड़ाई हुई थी, हमने तुम्हारा क्षेत्र जीत लिया, तुमने हमारा क्षेत्र जीत लिया, सब एक दूसरे को लौटा दो। जितने भी कैदी हमारे कैदी तुम्हारे पास थे, तुम्हारे हमारे पास थे, वो भी एक दूसरे को लौटा दो। तो ये युद्ध किए ही क्यों गया था साहब? इसका रिजल्ट क्या निकला? इतने दिनों तक किए गए युद्ध का परिणाम शून्य हो गया, यानी युद्ध के पूर्व की जो स्थिति थी उस स्थिति को बहाल कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजों को मैसूर की सहायता, अच्छा दूसरा, सारा चीज बिल्कुल युद्ध के पूर्व की कर दी। एक एडिशनल शर्त ये रखी गई थी इसमें कि जब भी मैसूर युद्ध लड़ेगा किसी दूसरे के साथ, तो अंग्रेज लोग जो है उनकी सहायता करने के लिए आएंगे। एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए ये अपमानजनक हो गया था, अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब वो एक मौके की तलाश में तलाश करने लगे, एक मौका ढूंढने लगे जिस मौके का लाभ उठा करके वो मैसूर पर आक्रमण कर सके, और धीरे से उनको ये मौका मिलेगा भी, आप देखेंगे। हुआ क्या? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कैसा? 1780, अब देखिए 1782 तक मराठाओं से लड़ रहे हैं अंग्रेज। मैंने आपको बताया था कि 1780 से मैसूर के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले मराठा वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो को आप देखें, उस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कैसे चीज़ें लिंकअप हो रही हैं। तो 1782 तक तो मराठाओं से लड़ रहे हैं, 82 में जो है मराठाओं से संधि कर लेते हैं इस युद्ध के चलते हुए। अब जी दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कैसे चल रहा है साहब? 1771 में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अगर आपको याद हो मद्रास की संधि के तहत कि अगर कोई भी मैसूर पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज सहायता करने के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज सहायता करने के लिए नहीं आए। जब अंग्रेज सहायता करने नहीं आए तो मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया, मद्रास की संधि खत्म हो गई। अब देखिए 1775 में अंग्रेजों ने मराठाओं के ऊपर अटैक कर दिया। अब 1775 से 1782 तक लड़ाई चल रही है, मैंने आपको बताया था। जब यहाँ पे अटैक कर दिया तो हैदर अली अब ये समझ गया था कि मराठाओं के बाद हमारी बारी आनी है, मराठाओं के बाद हमारी बारी आनी है, ठीक है। तो हैदर अली को एहसास हो गया कि मैसूर पर भी आक्रमण कर सकते हैं, और इसी समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अटैक कर दिया। मैंने आपको नीचे माहे दिखाया था मैप में, अगर आपने देखा हो तो। अब आप बताइए जरा कि मैसूर और फ्रांस के संबंध कैसे हैं? बहुत अच्छे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबियन क्लब का मेंबर है, यानी बहुत अच्छे संबंध हैं। अब दोस्त पर हमला कर दिया। हुआ क्या कि जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटका के अरकाट पर, जो नीचे त्रावणकोर रियासत थी, वहाँ के अरकाट पर हमला कर दिया, और अरकाट का जो कर्नाटका का जो नवाब था वो जाकर के अंग्रेजों से मिल गया, और अंग्रेजों को मौका मिल गया मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मैंने बताया था कि अंग्रेज जो है वो मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं मौका, और अरकाट पर हुआ आक्रमण वो मौका था, मौका मिल चुका है। अब हुआ भाई युद्ध, 1780 से युद्ध स्टार्ट हो गया। नवाब साहब की सहायता के लिए अंग्रेज आए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेज ने 2 सेनाएं भेजी, कर्नल वैली और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 सेनाएं पहुंची मैसूर पर आक्रमण करने के लिए। अरंदी के युद्ध में हैदर अली ने कर्नल वैली को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, इतनी बुरी तरीके से हरा दिया कि हेक्टर मुनरो जो ऊपर उत्तर भारत से सेना लेकर के आ रहा था, वो रास्ते में ही सारी की सारी युद्ध सामग्री तालाब में फेंक करके भाग खड़ा हुआ। इतना ज़्यादा भय उसके अंदर व्याप्त हो गया था हैदर अली का। 1781 में जनरल आयरकूट तथा हैदर अली का सामना हुआ। इस युद्ध में हैदर अली की हार हो गई। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और 82 से लेकर के 84 तक यह युद्ध टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा जाता है। टीपू सुल्तान इस युद्ध को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये युद्ध चल रहा है, यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है, ठीक है भाई। इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।